आगे बढ़ते हैं। इस बीच काफ़ी सारी कंपनीज के नंबर्स भी आ रहे हैं और इस बीच अल कार्गो लॉजिस्टिक के भी नंबर्स आए और साथ ही कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के तौर पर रवि जाखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका रेवेन्यू करीब 6.5% के आसपास बढ़ा है, ये तो खैर कॉमन चीज़ है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़, जो इंटरेस्टिंग पार्ट दिख रहा है वो अबीटा, जिसको हम कामकाजी मुनाफा कहते हैं, वो 24% बढ़ा, लेकिन सर प्रॉफिट डाउन हो गया 7%। ऐसा क्यों हुआ कि प्रॉफिट डाउन हो गया और कामकाजी मुनाफा बढ़ गया? इसका मतलब कोई ऐसी चीज है बीच में नंबर्स में जिसने कि इस पूरे इक्वेशंस को डिस्टर्ब कर दिया? रवि जी, वो क्या है? तो मैं बोलूंगा कि इसमें अब जो कामकाजी मुनाफा, जो एक बिजनेस एबिटा की आप बात कर रहे हैं, वही एक सही नंबर है देखने के लिए। एबिटा से जो पैट के बीच का जो मार्जिन है उसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स भी आ जाते हैं, जो कुछ अदर इनकम एक्सेप्शनल एक्सपेंस रहते हैं, तो वो उसकी वजह से थोड़ा बहुत वेरी करता है। जो नंबर है वो आप बिजनेस एबिटा, जो आपने बिल्कुल सही बोला, वो दिखाता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। रेवेन्यू में जहां तक बात है, हम लोग पहले भी बताते रहे कि एक ओशन फ्रेट रेट जो है वो काफी नीचे आई है। हमारे बिजनेस में वो एक तरह से पास थ्रू कॉस्ट है, तो उसकी वजह से रेवेन्यू डाउन आता है, साथ में ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नीचे आ जाती हैं। और इस वजह से अगर आप देखेंगे तो जो इस तिमाही का प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। और इसकी वजह है कि अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में जो एक हमने पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स के थ्रू एक ग्लोबल डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। और हमारे पास ऑलरेडी एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलसीएल नेटवर्क है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग और एक यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन है, क्योंकि वो किसी और के पास में वो कैपेबिलिटीज नहीं है। तो अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में हम एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन में, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वार्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जहां कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ी है गत वर्ष के कंपैरिजन में भी, इवन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी, डिस्पाइट ओशन फ्रेट रेट्स बहुत नीचे आने के बावजूद भी, तो उसका रीजन यही है। अगर मैं स्पेसिफिक कुछ मार्केट्स का आपके साथ में डेटा शेयर करूं, तो यूके जैसी कंट्री में जहां पे ऑलमोस्ट पूरा जो हमारा मेन एलसीएल मार्केट है वो मार्केट 25% डाउन था। यूएस में एक्सपोर्ट्स में कंपटीशन जो है हमारा, वहां पे 15% तक उनके नंबर्स डाउन है। वियतनाम जो एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब ऑल्टरनेटिव के रूप में पिछले 2-3 साल में उभरा है, वहां पे पोर्ट वॉल्यूम्स 30% डाउन है। तो ऐसी तमाम हेडविंड्स के अगेंस्ट बिजनेस ने एक रोबस्ट परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि एक हमने एक रेजिलियंस बिल्ड करी है अपने बिजनेस में, जो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और जो पूरा एक हमारा एक यूनिक एलसीएल नेटवर्क है उसकी वजह से है। तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। परफॉर्मेंस डेफिनेटली स्ट्रांग है, बेहतरीन है पिछले क्वार्टर से और बहुत ऊपर है पिछले साल से। और ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारी मैक्रो हेडविंड्स इस क्वार्टर में रही हैं। ये जो बात आप बता रहे हैं कि इस क्वार्टर में थोड़ी मैक्रो हेडविंड्स नजर आई, अभी यहाँ बैठ के विजिबिलिटी कैसी आ रही है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए? जब आप बात कर रहे हैं, जो आप डेटा देख रहे हैं, जो आप क्लाइंट से बातचीत कर रहे हैं, क्या विजिबिलिटी आ सकती है? तो इसमें मैं कहूंगा कि जनरली जो अपना जुलाई अगस्त के पास से एक मोमेंटम ग्लोबल ट्रेड में आना शुरू होता है, जो ग्लोबली क्रिसमस का सीजन होता है, वो उस तरह का मोमेंटम इस बार नहीं था। लेकिन जो अच्छी चीज है वो ये है कि क्वार्टर खत्म होते होते सितंबर का महीना थोड़ा सा वीक था, लेकिन अगर हम अक्टूबर की बात करें तो थोड़ा सा एक उसमें पॉजिटिव अपटेक है। जो ग्लोबल ओशन फ्रेट मार्केट है वो तकरीबन 3-4% डाउन था पिछले साल के कंपैरिजन में, ओवरऑल पिछले क्वार्टर में। लेकिन अक्टूबर में मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट होता हुआ लग रहा है। तो मैं कहूंगा कि जो एक ट्रेडिशनल क्रिसमस ग्रोथ रहती है वो इस बार नहीं है। तो मार्केट जो है थोड़े से डाउन या ओवरऑल ग्लोबल बेसिस पे बोले तो फ्लैट रहेंगे। कुछ कंट्रीज में रिकवरी आएगी, इससे चाइना के जो लॉकडाउन थे वो ऑलमोस्ट काफी हद तक डिमिनिश हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो वहां चाइना की वॉल्यूम थोड़ी सी पिक करनी चाहिए। तो ओवरऑल एक सबड्यूड एनवायरमेंट रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव यहां से हम लोग इसको नहीं देखते हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल। आपने एक और चीज की बात की, अभी आपने कहा कि डिजिटल थीम आपके लिए काफी अच्छी प्ले आउट करके निकल के आई है और आपका मार्केट शेयर भी शायद इसलिए, क्योंकि कई सारी डिजिटल फोकस अप्रोच कंपनीज को फायदा भी मिल रहा है। आपके भी कई सारे एक्सपोर्ट्स, अराउंड अबाउट 60% ऑफ योर एक्सपोर्ट शिपमेंट जो है वो डिजिटली बुक होते हैं। क्या इससे आपको मार्केट शेयर गेन करने में हेल्प मिली है, कस्टमर एडिशन करने में हेल्प मिली है? कितनी बड़ी ये प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली जहां पे डिजिटल एंगेजमेंट कस्टमर के साथ में हो जाता है, उनकी भी बिजनेस प्रोसेसेस काफी स्मूथ हो जाते हैं, उनके आईटी सिस्टम से इंटीग्रेशन हो जाता है। उसकी वजह से जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कस्टमर के साथ में, एक विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है। जो मार्केट इतना वॉलेटाइल है वहां पे कस्टमर को शिपिंग रेट्स और डोर टू डोर रेट्स चाहिए होती हैं। आज हमारा जो EQ360 प्लेटफॉर्म है वो कुछ सेकेंड्स में ग्लोबली ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा कंट्रीज में डोर टू डोर की रेट्स प्रोवाइड करता है, जहां पे कन्वेंशनल प्लेयर्स को कई बार 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं रेट प्रोवाइड करने में। तो डेफिनेटली जो डिजिटल इंटीग्रेशन है
कस्टमर्स के साथ में जो एक पूरा प्लेटफॉर्म ने क्रिएट किया उसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो हमें एक यूनिक सिचुएशन में एस्टेब्लिश करता है जहां पे हम अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दे पाते हैं और साथ में कॉस्ट पे भी एक थोड़ा सा कंट्रोल आता है, जिसकी वजह से हम अपने मार्जिन्स को मेंटेन कर सकते हैं डिस्पाइट ऑल हेडविंड्स एंड प्रेशर्स। ठीक है रवि, एक चीज़ आपसे पता करनी है, मैं ये नंबर्स को छोड़ के जरा पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपका 180 देशों में कारोबार है भारत से कनेक्टेड होके, तो आप मेरे को जरा ये बता सकते हैं कि किस इंडस्ट्री से आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनकी तरफ से ज़्यादा हो रहा है, और ये भी बता पाएंगे कि किस में आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपका तो कई सालों का एक्सपीरियंस है ना, थोड़ा हमको आइडिया लग जाएगा सेक्टोरियली, हम समझ पाएंगे उससे। जी, तो मैं सिंस आपने बात रेस करी तो मैं एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा ये क्लैरिफाई करने का कि जो हमारी कंपनी है वो 180 देशों में ऑपरेट करती है और ये इंडिया सेंट्रिक बिजनेस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ एक्सपोर्ट कंपनीज का रहता है कि आप इंडिया से 100 कंट्रीज में 150 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा जो बिजनेस है वो एक ट्रूली ग्लोबल इंडियन मल्टीनेशनल है, जहां पे काफी हद तक इनफैक्ट जो हमारा लार्जेस्ट बिजनेस है उसका शायद 80% बिजनेस तो इंडिया में टच भी नहीं करता है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका चाइना के बीच का ट्रेड है, अटलांटिक ओशन के अक्रॉस ट्रेड है। तो जो हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस है उसमें आपको पूरे ग्लोबल ट्रेड का एक तरह से पर्सपेक्टिव मिलेगा एज कम्पेयर टू इंडिया सेंट्रिक। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है तो हम अपने कंटेनर फ्रेट स्टेशन में भी देखते हैं जो हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। तो मैं कहूंगा कि जो डिस्क्रिशनरी गुड्स हैं जहां पे भी वहां पे थोड़ा सा कंजम्पशन का प्रेशर है बिकॉज ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो हम देखते हैं एक ओवरऑल कंजम्पशन और कम हुआ है। जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं तो जहां भी आप देखेंगे कुछ एग्री कमोडिटीज हैं और जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनमें हम देखते हैं सस्टेनेंस है डिस्पाइट प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी। ऑब्वियसली यूक्रेन का जो ग्रेन क्राइसिस है उसकी वजह से भी उस पर फर्क पड़ा है। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी गुड्स हैं जैसे मान लीजिए कुछ लग्जरी फैशन वगैरह उस तरह की जो चीजें हैं वहां पे थोड़ी सी हम ज्यादा एक सबड्यूड परफॉर्मेंस देखते हैं। और ज्योग्राफी की बात करें तो मैं कहना चाहूंगा कि एकदम क्लियरली जो इंडिया की परफॉर्मेंस को स्टैंड आउट करती है, क्लियरली दिखता है कि हमें एक मोमेंटम दिखाई देता है जो हमारे कस्टमर्स की तरफ से कि डेफिनेटली जो इंडिया का एक एग्जिम-रेट परफॉर्मेंस है वो आने वाले सालों में काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, उसके अंडरकरेंट्स हमें जरूर दिखाई देते हैं। ओके जागर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए शुभकामनाएं। आपको धन्यवाद। ग्रीन शूट्स नजर आ रही हैं, लेकिन आगे चलते ग्रीन